मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर कम उम्र में डिजीजेस होने लगे तो प्रोडक्टिविटी घटेगी और हेल्थ कॉस्ट बढ़ेगी। साथ ही साथ पोल्यूशन की वजह से बाहर से भारत आने वाले लोगों की संख्या कम होगी, टूरिज्म कम होगा, भारत की इंटरनेशनल इमेज मोस्ट पोल्यूटेड देश ऐसे ही बनकर रह जाएगी। भारत का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा। पोल्यूशन की वजह से लोग एसी, एयर प्यूरिफायर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे है? कोल से, यानी अल्टीमेटली पोल्यूशन से ही पोल्यूशन बढ़ेगा और इसमें देश का ही नुकसान होगा। यानी पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ और देश की हेल्थ यानी इकोनॉमी पर भी होता है। चैप्टर 2 पोल्यूशन के रीजंस। चलिए दिल्ली का पोल्यूशन आता कहाँ से है ये समझते हैं। ये चार्ट देखिए, यहाँ 6 अलग अलग रीजंस मेंशन किए गए हैं। इंडस्ट्रीज, वेस्ट बर्निंग, ट्रांसपोर्ट, डस्ट, डोमेस्टिक कुकिंग एंड हीटिंग, डीजल जनरेटर सेट्स, जहां सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वेस्ट बर्निंग और ट्रांसपोर्ट है। चलिए सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एज ऑफ मार्च 2021 दिल्ली में टोटल 1.22 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड है। पैंडेमिक के बाद ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने से लोग कतराते हैं। कई लोगों ने खुद की गाड़ी ले ली है। ये पोल्यूशन के लिए बैड न्यूज है। 2021 का डेटा कहता है कि दिल्ली में 82 लाख टू व्हीलर्स, 33 लाख कार्स या एसयूवीज और 1 लाख से ज्यादा रिक्शास और 1 लाख से ज्यादा टैक्सीज हैं। अक्सर लोग अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं करते, पीयूसी नहीं निकलवाते और इन सारे फैक्टर्स को मिला के दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है। वैसे ही दिल्ली भारत का सबसे बड़ा छोटे मोटे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज का हब है, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ पोल्यूट भी करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो पोल्यूशन कंट्रोल को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली का लोकेशन भी पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। जैसे हम बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं, फिर अंदर की हवा बाहर जाती है और बाहर की फ्रेश हवा अंदर आती है, वैसी कोई फैसिलिटी दिल्ली में नहीं। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की विंड स्पीड विंटर में काफी कम हो जाती है। एग्जैक्टली बताऊं तो समर से 1/3, विंटर्स में नॉर्थ वेस्ट से लैंड की ओर हवा का फ्लो होता है, तो पोल्यूशन इसी एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। यानी दिल्ली में सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, दूसरे एरियाज का भी पोल्यूशन आता है। नासा का ये वेबसाइट दुनिया में जहाँ जहाँ फायर हो रहे हैं उस एरिया को एक रेड डॉट से मार्क करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पंजाब में हर जगह आग लगी हुई है। पूरा का पूरा स्टेट ही रेड डॉट से भरा हुआ है। होता यह है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में अक्टूबर के महीने से ही स्टबल बर्निंग शुरू होती है। ये प्रॉब्लम इतना इंटेंस है कि पिछले साल अरविंद केजरीवाल जी ने ये अनाउंस भी किया था कि 1 साल में स्टबल बर्निंग की केसेस वो आधे कर देंगे। लेकिन आज ये रेड डॉट्स और सैटेलाइट डेटा कुछ और ही कहता है। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर पंजाब की फायर को नहीं, हरियाणा और यूपी के फायर्स को ब्लेम कर रहे हैं, जो उनकी पार्टी के कंट्रोल में नहीं। लेकिन नासा के सैटेलाइट इमेजेस कुछ और ही कहते हैं। ये हमें साफ साफ बता रहे हैं कि आग कहाँ लगी हुई है। ये कहने के बाद लगेगा कि किसान ही इस कहानी के विलन है। किसी को भी एक झटके में विलन बना देना आसान है, लेकिन पूरी कहानी को समझना इम्पोर्टेंट है। 1960s में भारत में बैक टू बैक अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। हम दूसरे देशों ने प्रोवाइड किए हुए रिलीफ पर निर्भर थे। फिर हमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। भारत खाने में आत्मनिर्भर बना जरूर, लेकिन उसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। खाने का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हाइब्रिड वैरायटीज भारत में लानी पड़ी। लोकल किसान उस समय इन नए मेथड्स पर शिफ्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। उनके लिए ये एक रिस्क था, तो उन्हें इंसेंटिवाइज किया गया एमएसपी के रूप में। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन एमएसपी का प्रॉब्लम ये है कि एमएसपी सारे क्रॉप्स के लिए अप्लाई नहीं होती। कुछ ही क्रॉप्स के लिए अप्लाई होती है, जैसे कि व्हीट और राइस, जो दोनों वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि व्हीट और राइस जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की वजह से हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। पंजाब का डेजर्टिफिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए नए प्रॉब्लम्स बनाए गए। पंजाब में एक एक्ट पास हुआ जिससे उनके किसानों पर एक रिस्ट्रिक्शन लग गई कि वो गवर्नमेंट डिसाइडेड डेट के पहले राइस सो नहीं कर सकते। इसे प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 कहते हैं, जो आगे जाकर हरियाणा में भी कॉपी हुआ। पंजाब हरियाणा रीजन में ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ही डिसाइड करने लगी कि राइस की खेती किस टाइम में होनी चाहिए। अगर ये रूल तोड़ा तो 10,000 रुपए की फाइन लग सकती है। तो किसान साल के एक सीजन में राइस ग्रो करते हैं और विंटर सीजन में व्हीट। इसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से उन्हें व्हीट और राइस के बीच में काफी कम समय मिलता है। इसी जल्दबाजी में उन्हें मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मशीन सिर्फ ऊपरी हिस्सा निकालते हैं और नीचे का ये हिस्सा बच जाता है, जिसे स्टबल कहते हैं। किसान कहते हैं कि एक फसल से दूसरी फसल मूव करते समय टाइम न होने की वजह से ये स्टबल जलाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। चैप्टर 3 सॉल्यूशंस।
चलिए बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, सॉल्यूशंस। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच में बुरा नहीं है। कनेक्टिविटी अच्छी है और काफी हद तक अफोर्डेबल भी है। दिल्ली मेट्रो अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन फिर भी कई लोग प्राइवेट कार्स ही प्रेफर करते हैं।